हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। इन वीडियो के अंदर हमने विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा जिनकी टेंडेंसी है, यानी कि जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम परमाणु का चिन्ह लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए लिखना है। तो सोडियम, ये सोडियम का चिन्ह होता है Na और Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN कक्षाओं के अंदर लिखता हूँ तो इसको लिखते हैं 281। तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध बनाने में वही भागीदारी करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। तो यहाँ पर मैंने सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया है जो कि सोडियम के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा परमाणु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सभी बच्चे जानते हैं 8 होता है और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो जब ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 2 6 और मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं 2 8 2। इस तरीके से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 6 हैं और मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने होंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। इसी तरीके से मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर देंगे। इस तरीके से आप प्रत्येक परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। यानी कि ये सोडियम ऑक्साइड है, ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, किस प्रकार से आयन बनते हैं और आयन के बनने पर किस तरीके से यौगिक का निर्माण होता है। तो सोडियम परमाणु के ऊपर हम जानते हैं कितना होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आयनिक बंध का निर्माण होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को अपना दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात Na के ऊपर आ जाता है आवेश +1, धनायन बन जाता है। और ऑक्सीजन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये दूसरे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है 2 सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ पे मैं 2 सोडियम लिख देता हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन की सेल के अंदर चले जाते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आने के कारण ऋणावेश आ जाता है 2 और सोडियम के ऊपर धनावेश हो जाता है 1। जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इस तरीके से तो यौगिक का निर्माण होता है
Na2O। इस तरीके से हम सोडियम ऑक्साइड के यौगिक का निर्माण होना दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा। इसी प्रकार MgO का भी दिखा सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, ऑक्सीजन का 8, 2 8 2 और 2 6, यानी Mg के ऊपर हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से Mg के ऊपर 2+ चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज होगा। दोनों चार्ज इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यौगिक का निर्माण होगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला पॉइंट है, इन यौगिकों में कौन कौन से आयन उपस्थित हैं। आयन हम दिखा सकते हैं, कौन कौन से आयन उपस्थित हैं। Na2O के अंदर Na+ और O-2 आयन उपस्थित हैं, यानी कि सोडियम आयन उपस्थित है और ऑक्साइड आयन उपस्थित है। और MgO के अंदर Mg+2 और O-2, यानी कि मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। इस तरीके से आप पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा मेटलर्जी के अंदर, धातु शोधन के अंदर, धातु कर्म रसायन विज्ञान के अंदर जो भट्टियाँ होती हैं धातुओं को पिघलाने के लिए, धातुओं के शोधन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वात्या भट्टी भी एक ऐसी संरचना होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, धातुओं को पिघलाते हैं। इसके अंदर एक शंकु के आकार का इस तरीके से एक संरचना होती है ये, और ये जो संरचना होती है इस तरीके से डबल लेयर की बनी होती है। यहाँ पर जो इसके अंदर जो ईंटें होती हैं, ईंटों से निर्माण होता है जो कि उच्च क्वालिटी की धातु से बनी हुई होती हैं, यानी कि ये बहुत अधिक तापमान को सहन कर सकती हैं, क्योंकि भट्टी के अंदर धातु को पिघलाने के लिए, धातु का शोधन करने के लिए बहुत उच्च क्वालिटी की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है और ये अधिक से अधिक तापमान को सहन कर सकती हैं। इनको हम बोलते हैं अग्निसह ईंटें, जो कि अग्नि को सहन कर सकती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान को सहन कर सकती हैं। यहाँ पर भट्टी के अंदर एक फनल लगा होता है इस तरीके से, कीप लगा होता है, इसको हम शंकु के आकार का एक कीप होता है, यानी कि इसके अंदर जब किसी भी धातु के लिक्विड को, धातु के तरल पदार्थ को इसके अंदर डालते हैं तो वो अलग अलग तापमान पर अलग अलग तरीके से शोधित हो जाता है, अलग अलग तरीके से उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और यहाँ से जो बेकार गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। बेकार गैसें धातु के अधिक तापमान पर जो उनकी अशुद्धियाँ होती हैं वो वाष्पित होकर गैसों के रूप में बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले इसका जो तापमान होता है वो 400 डिग्री होता है। यहाँ थोड़ा नीचे जाने पर तापमान बढ़ता चला जाता है, 700 डिग्री तक आ जाता है। उसके बाद 800 से 1000 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पर तापमान 1200 डिग्री होता है और यहाँ पर तापमान 1500 डिग्री होता है। ऊपर से नीचे जैसे जैसे धातु नीचे की तरफ आती रहती है तो यहाँ पर क्या होता है, धातु पिघलती चली जाती है, अधिक तापमान धातु को शोधित करता चला जाता है। उसके अंदर जो अनावश्यक अननेसेसरी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सब अशुद्धियाँ क्या होती हैं, गैसों के रूप में निकल जाती हैं, वाष्पित होकर बाहर निकल जाती हैं अलग अलग तापमान पर, यानी कि यहाँ पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है इस तापमान पर। ये शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों, सभी बच्चे वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बना सकते हैं। और इस डायग्राम को आप
इसके ऊपर सही नाम लिखेंगे, सही तापमान को मेंशन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फपोलेदार तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि बताइए। फपोलेदार तांबा जो होता है यानी दानेदार, जिस छोटे छोटे ब्लिस्टर के रूप में होता है, छोटे छोटे दानों के रूप में होता है, इसमें क्या होता है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटन हम जानते हैं जब किसी भी पदार्थ के जलीय विलयन में या गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने आयनों के अंदर अलग अलग टूट जाता है। आयनों के अंदर टूटने पर एक धनायन बनता है और एक ऋणायन बनता है, और ये ऋणायन जो होते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाते हैं, कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड के ऊपर ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है, और जिससे कि अभिक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि हमें जो धातु होती है वो शुद्ध मिल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एनोड हम लेते हैं इसके अंदर एनोड अशुद्ध कॉपर का होता है। जिस कॉपर को हमें शुद्ध करना होता है उसका एनोड ले लेते हैं, और जो कैथोड इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं वो शुद्ध कॉपर का हमारा प्राप्त हो जाता है। यानी कि एनोड को अशुद्ध बनाएंगे और एनोड से शुद्धिकरण होते हुए जो कॉपर है वो कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, निक्षेपित हो जाएगा, और कॉपर हमें शुद्ध मिल जाएगा। और इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य लिया जाता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होता है वो हम लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ एक डायग्राम से समझ लेते हैं। एक इस तरीके से यू के आकार की एक ट्यूब होती है, और यहाँ पर हम दो इलेक्ट्रोड बना लेते हैं, एक पे एनोड बना लेते हैं और एक पे कैथोड बना लेते हैं। इसको एनोड बना लेते हैं और इसको कैथोड। और इसके अंदर जो हमारा कॉपर होता है वो विद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट के रूप में विलयन के अंदर पड़ा रहता है, और जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर सल्फेट अपने आयनों के अंदर टूट जाता है, यानी Cu+ और SO4- के अंदर टूट जाता है। यहाँ पर ये जो CuSO4 का विलयन है ये भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन, ये टूट जाएगा अपने आयनों के अंदर Cu2+ आयन के अंदर प्लस SO4 के अंदर। और ये कॉपर जो होता है यहाँ विलयन के अंदर आयन की अवस्था में भरे रहते हैं। Cu2+, कैथोड इधर होता है, और ये कॉपर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड के ऊपर अपचयित होता रहता है। इस तरीके से यहाँ पर कैथोड जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि ये शुद्ध कॉपर होता है, शुद्ध कॉपर। और ये वाली जो प्लेट होती है ये अशुद्ध कॉपर की होती है। अशुद्ध कॉपर जो होता है घुल घुल के विलयन के अंदर जाता रहता है, और विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। वो जो अशुद्ध कॉपर यानी कि जो कॉपर Cu+2 आयन होते हैं वो विलयन से दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित होते हैं और आके कैथोड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि इस तरीके से ये सर्किट चलता रहता है जब तक कि हमारा अशुद्ध कॉपर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक कॉपर का शुद्धिकरण होता रहता है, और जो शुद्ध कॉपर होता है वो कैथोड के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है। और जो विलयन के अंदर अशुद्धियाँ होती हैं वो यहाँ एनोड के नीचे आके इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। एनोड अशुद्धियाँ होती हैं, इसको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। एनोड के ऊपर कीचड़ हो जाता है या एनोड के ऊपर अशुद्धियाँ बन जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चों विद्युत अपघटनी फपोलेदार कॉपर के शोधन की विद्युत अपघटनी विधि बना सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसीजर हम डायग्राम से समझा सकते हैं, और इस डायग्राम को हम क्या करते हैं, अगर पूरा शुद्ध डायग्राम बनाते हैं और उसमें प्रत्येक को चित्रों के द्वारा, नाम के द्वारा दर्शाते हैं और थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैसेमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है।
बेसेमर परिवर्तक भी एक वात्या भट्टी की तरह भट्टी होती है जिसके अंदर कॉपर का शोधन किया जाता है, यानी कि कुछ अवस्थाएं होती हैं जैसे सांद्रण होता है, भर्जन होता है, प्रगलन होता है। प्रगलन के बाद धातु को हम बेसेमर परिवर्तक से गुजारते हैं। बेसेमर परिवर्तक भी एक इसी तरीके की भट्टी होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, तेज वायु की उपस्थिति में धातु को हम जलाते हैं और जो धातु जलने पर ऑक्सीकरण उसका होता है तो वायु की उपस्थिति में धातु जल जाती है और उसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सब बेकार गैसों के रूप में बाहर निकल जाती हैं और धातु का जो बेसेमरीकरण भी बोलते हैं, इस प्रक्रम को बेसेमरीकरण बोलते हैं, बेसेमराइजेशन बोलते हैं और धातु शुद्ध प्राप्त हो जाती है। यहाँ भी एक इसी तरीके की संरचना प्राप्त होती है हमें। ये होता है हमारा बेसेमर परिवर्तक। यहाँ पर दो स्टैंड लगे हुए होते हैं, दोनों स्टैंड के बीच में इसको इस तरीके से सेट किया जाता है जिससे कि इसको सपोर्ट मिलती रहे। इसके अंदर जो बेकार की गैसें होती हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। जब धातु को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, बेकार गैसें बाहर निकल जाती हैं और यहाँ से इसके अंदर तेज़ी से ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, O2 गैस प्रवाहित की जाती है और यहाँ पर इसके अंदर जो द्रव पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, हमें जो धातु का तरल पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम द्रवित मैटे कहते हैं, द्रवित मैटे। इस पूरी संरचना को बेसेमर परिवर्तक के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर एक इंसुलेटेड वाल बना देते हैं जो कि तापमान को काफ़ी देर तक ठंडा नहीं होने देता, नियंत्रित करके रखता है। तो ये भी एक वात्या भट्टी की तरह ही संरचना होती है जिसको हम बेसेमर परिवर्तक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोग से बनने वाले स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्र लिखिए। यानी कि हमें दो परमाणु दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर पे है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। इन दोनों के संयोग से जो सूत्र बनता है, जो यौगिक बनता है, उसका हमें सूत्र बनाना है और उसका नाम बताना है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैग्नीशियम के ऊपर जो आवेश होता है वो 2+ होता है और नाइट्रोजन के ऊपर जो आवेश होता है वो 3- होता है। क्यों होता है ये भी बच्चों सभी जानते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2, 8, 2 इसको लिखते हैं। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात अपना अष्टक जो होता है वो स्थायी कर लेता है, जिससे कि मैग्नीशियम के ऊपर आ जाता है 2 धनावेश। और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, जिसको हम 2, 5 के रूप में लिख सकते हैं। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके N3- नाइट्राइड आयन का निर्माण करता है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन Mg2+ बनता है और नाइट्रोजन से नाइट्राइड आयन N3- बनता है। जब इन दोनों की क्रॉस गुणा कराते हैं यहाँ पर तो सूत्र बन जाता है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। दूसरा है K तथा O, पोटेशियम और ऑक्सीजन। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2-। जब दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो सूत्र बन जाता है K2O पोटेशियम ऑक्साइड। और पोटेशियम जो होता है कुछ मात्रा में पोटेशियम पेरोक्साइड भी बनाता है, जिसका सूत्र होता है K2O2। ये पोटेशियम पेरोक्साइड भी बनाता है और पोटेशियम ऑक्साइड भी बनाता है।
एल्यूमिनियम तथा ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3+ और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है 2-। जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो सूत्र बनता है हमारा Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। तो इस तरीके से बच्चों किसी भी आयन अगर आपको दिए हुए हैं धनायन और ऋणायन, तो आप उन आयन और धनायन और ऋणायन के जो आवेश के क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस गुणा करा दें, तो किसी भी यौगिक का सूत्र बनाया जा सकता है। धन्यवाद।